नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध भारत में होने जा रहे 5 राज्यों के चुनाव से है। भारत निर्वाचन आयोग ने कल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के डेट्स जारी कर दिए। मिजोरम में 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर, मध्य प्रदेश में 7 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इन 5 राज्यों के परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। जब भारत निर्वाचन आयोग इन डेट्स की घोषणा कर रहे थे, बता रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव किस महीने में किस तारीख को होगी, उसी समय अगर देखा जाए तो जो कुछ महीनों से या कहें लगभग 1-1.5 साल से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आइडिया था वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर चोट हो रही थी। बहुत सारे मीडिया के साथियों ने इस पर अपनी बात रखी कि कैसे भारत जैसे लोकतांत्रिक राज्य में, देश में, बड़े देश में यह संभव नहीं है कि आप पूरे भारत का चुनाव एक साथ करा सकें। यानी कि जिस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की नकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, क्या वह भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में संभव है? संभव हो सकता था तब जब सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही चलती जैसे अन्य देशों में चलती हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के चुनाव को अमेरिका का चुनाव बनाना चाहते हैं, अगर भारत के चुनाव को ब्रिटेन का चुनाव बनाना चाहते हैं, भारत के चुनाव को ऐसे किसी भी यूरोपीय या साउथ अमेरिकन या अमेरिकन देशों का चुनाव बनाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह समझना होगा कि तब जो विशेष सुविधा उन्होंने अपने राज्य जहां से वे आते हैं गुजरात में दे रखी है, अन्य राज्यों में भी वही बराबर की सुविधा देनी होगी। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉरपोरेट घरानों का भी प्रिय नेता माना जाता है, बल्कि उनके साथ ही मुकेश अंबानी और गौतम अडानी नाम के 2 बड़े विश्व के पायदान पे पहुंचने वाले उद्योगपति हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में उद्योगपतियों की कमी रही है। टाटा जैसे बड़े विश्वविख्यात उद्योगपति भारत में रहे हैं, बिरला जैसा उद्योगपति घराना भी रहा है, लेकिन भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक व्यापारी का उद्भव एक प्राइम मिनिस्टर के उद्भव के साथ हो रहा है, और जब उस प्रधानमंत्री की छवि पूरे देश में जैसे जैसे जनता में बढ़ती है, वैसे वैसे उस कॉरपोरेट मालिक की छवि भी दुनिया में बढ़ती है। और कॉरपोरेट मालिक की छवि दुनिया में कुछ इस कदर बढ़ती है कि वह पूरी दुनिया के दूसरे नंबर के उद्योगपति में शामिल हो जाते हैं। हालांकि रेत में ताश के पत्तों जैसे व्यापार में, यानी कि वो व्यापार जिसका कुछ भी ठीक से लेखा जोखा सरकार के पास संभव नहीं है, ऐसे व्यापार का भरभरा कर गिर जाना कोई नई बात नहीं थी। हम सभी जानते हैं कि जो गौतम अडानी की कंपनियों में जो बड़ा घाटा हुआ हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद, वह दरअसल प्रत्याशित ही था, वह होना ही था। वो सारे जो इकोनॉमिक्स के जो जानकार हैं, जो जानते हैं कि उद्योग में भारत जैसे बड़े देश में, जहां मौलिक उद्योग के नाम पर ये होता है कि आपका प्रोडक्ट भले ही चाइनीज़ मेड हो, लेकिन उसमें मेड इन इंडिया का लेबल लगा के बेचा जाता है। अगर आप अपने लोकल बाज़ार में जाएंगे, दिवाली आने वाला है,
जब दिवाली के समय में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से आप देखेंगे कि हमेशा नारे लगेंगे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का हमें बहिष्कार करना है। और चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार के नाम पे क्या करेंगे? वो जो गरीब जो झालर बेचते हैं, जो दिए बेचते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जो उनकी मजबूरी है ना, उसमें चीन की बहुत बड़ी कोई उपलब्धि है और न कोई भारत की हार की बात है, बल्कि छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों के व्यापारियों के लिए ये सहज बात है कि जहाँ पे मोदी सरकार के आने के बाद बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जहाँ पे छोटे व्यापार पे भारी मार पड़ी है, ऐसे में छोटे व्यापारियों को ज़िंदा रहने के लिए कई सारे काम करने ही पड़ते हैं। बहरहाल आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ। मैं ये कहानी आपको यूँ सुना रहा हूँ कि ये हालत है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल तक वन नेशन वन इलेक्शन का नारा जप रहे थे, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने नवंबर और दिसंबर में जो डेट्स जारी किए हैं, उससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वन नेशन वन इलेक्शन का सपना लेकर चल रहे हैं, शायद संभव नहीं होगा, साकार नहीं हो पाएगा। बहरहाल इस चुनाव के मद्देनज़र जिस पर आज हम बात करेंगे, वह इस चुनाव के मद्देनज़र भाजपा की विपक्षी पार्टी, प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक्टिव हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के खिलाफ जनता में आक्रोश है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की आपने तस्वीर देखी होगी। आज मैं इस अपने शो के माध्यम से इस बात को रखना चाहूँगा कि हो सकता है कि अगर भारत के लोकसभा चुनाव में, भारतीय चुनाव में अगर भाजपा हारती है 2024 में, तो संभव है कि भारत को देश का पहला दलित प्रधानमंत्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे में मिल सकेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई हवाई बातें कर रहा हूं, लेकिन आप यह समझ जाइए कि चुनाव जब भी होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब चुनाव होता है, तो सारी बातें हवा ही मानी जाती हैं, लेकिन 10 बातों में से एक बात सही निकलता है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद भाजपा के खिलाफ संसद से लेके सड़कों तक विरोध का अभियान चला रखा है, उससे साफ जाहिर है कि भाजपा के प्रधानमंत्री समेत उनके अन्य कार्यकर्ताओं के बीच में एक घबराहट का माहौल है। इस घबराहट के माहौल को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप यूँ समझ सकते हैं कि जब भी राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर, संसद के भीतर जब बात करते हैं, जब वो सवाल उठाते हैं कि कैसे भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी तस्वीरें खुले रूप से उद्योगपतियों के साथ आती है, तो पूरे भाजपा के सांसद संसद में हंगामा मचा देते हैं, हो हल्ला करने लग जाते हैं। और यह बात राहुल गांधी भली भांति समझ चुके हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नाभि में बसे जान को पकड़ लिया है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को वो नब्ज़ मिल गया है जहाँ पे हाथ रखते ही मोदी जी चिल्लाने लगते हैं। का सर्वे ऐसा ही दूसरा नब्ज़ है। आपको याद होगा कि जब मंडल और कमंडल के बीच में जब संघर्ष 90 के दौर में चलता था, तो जब मंडल कमीशन आया था, उसी समय कहा जाता है, लोगों का मूल्यांकन है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कमंडल की यात्रा यानी कि अयोध्या की रथ यात्रा, राम जन्मभूमि में राम मंदिर की रथ यात्रा शुरू किया था। जब वो रथ यात्रा को शुरू कर रहे थे, तब पूरे भारत के जो भाजपा समर्थक थे, आरएसएस से जुड़े लोग थे, उन्हें लगता था कि लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनने से कौन रोकेगा। दुर्भाग्य की बात है कि लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री से रोकने वाले ये जनता, उनके वोटर नहीं, बल्कि उन्हीं के अंडर ट्रेनिंग पाए हुए नेता नरेंद्र मोदी साबित हुए। इस चुनाव में क्या 2014 से लेके 2024 तक के चुनाव में अगर आप देख रहे होंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी
कहीं नहीं नज़र आते, उनकी चर्चा तक नहीं होती है। अगर उनका बर्थडे होता है वह भी बहुत ही क्लोज सर्किल में होता है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी केक खिलाने तो पहुँचते हैं, मगर उसके बाद सालों भर लाल कृष्ण आडवाणी की न तो कोई बयान मीडिया में दिखती है और न लाल कृष्ण आडवाणी दिखते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि कैसे भाजपा का जो ग्राफ 2014 के चुनाव के बाद मीडिया ने बनाया था, वह ग्राफ अब लाख चाहने के बावजूद नीचे गिर रहा है। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि कल जब कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों में चुनाव के डेट्स घोषित करने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसके बाद राहुल गांधी मंच से ऐसा सवाल पूछ रहे थे जिससे न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असहज हुए हैं, बल्कि वो जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह पूरी विचारधारा ऐसा लगता है भीतर से हिल गई है। राहुल गांधी ने मंच से पूछा कि आप में से, आप पत्रकारों में से कितने लोग वंचित समुदाय के हैं, कितने लोग ओबीसी दलित समुदाय के हैं। राहुल गांधी ने यह बात केवल एआईसीसी के अपने हेडक्वार्टर में, इसका मतलब कांग्रेस के मुख्यालय से ही नहीं पूछी है। आपको हाल में कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी का वो भाषण ध्यान रखना चाहिए, जब उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए साफ साफ कहा कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में, जो खुद को पिछड़ों की हितैषी सरकार मानती है, बता सकती है कि कितने सेक्रेटरी जो मंत्रालयों को चलाते हैं या नए बनाए गए हैं? दुर्भाग्य से 90 में से सिर्फ 3 ही पिछड़े समाज के निकले। उस दिन भी राहुल गांधी को संसद में लगभग इतना शोर शराबा किया गया कि वो अपना पूरा भाषण ऐसा लगता है कि नहीं दे पाए, या जो भी तैयारी करके लाए होंगे नहीं बोल पाए होंगे। हालांकि ये संसद में तो अब सारे विपक्षी नेताओं को ये झेलना पड़ रहा है। बात इतनी ही नहीं है, भाजपा के नेताओं में इतनी चिड़चिड़ाहट, इतनी घबराहट देखने को मिल रही थी, जिसका हमने देखा कि भाजपा के एक सांसद रमेश बिधूड़ी ने तो कुंवर दानिश अली, जो बसपा से सांसद हैं, उनको गाली गलौज तक कर दिया, जिसके लिए रमेश बिधूड़ी को अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई न हुई, उन पर हुई है, न कोई ऐसा लगता है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व न उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने में रुचि रखता हो। ऐसा लगता है जैसे कि रमेश बिधूड़ी घूम फिर के मोदी जी का ही काम कर रहे हैं, उनका ही एजेंडा बढ़ा रहे हैं। बहरहाल, जब कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि पत्रकारों में से कितने ओबीसी दलित समाज के हैं, तो दरअसल उनसे यह भी पूछना चाहिए कि आपके जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उनके मीडिया हाउस में कितने दलित पिछड़ों का प्रतिनिधित्व है। राहुल गांधी कम से कम अपने प्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, श्री भूपेश बघेल, कर्नाटक के हाल में ही बने मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया, कम से कम इन 3 जमीनी नेता से, मुख्यमंत्री से ये बात तो कह ही सकते थे कि आप अपने राज्य में इसका ख्याल रखिए कि अब जो भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, जो सामाजिक वर्गीकरण है, समाज के जितने भी, समाज को चलाने वाले जितने भी पहलू हैं, सब जगह समाज में रहने वाले एक बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, कोई आप एक मैकेनिज़्म बनाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई घोषणा न राहुल गांधी ने की है, न कांग्रेस ने की है, बल्कि वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के द्वारा जो कांग्रेस का महाअधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया था, उसमें यह बात निकलकर सामने आई थी कि अगर कांग्रेस को फिर से मोदी जैसे नेता को और भाजपा जैसे प्रचंड बहुमत वाली सरकार को हराना है, तो उसे कुछ अपनी विचारधारा में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस का जब 50, 60, 70, 80 और 90 तक के दशक में जब कांग्रेस की भारत के राज्यों में तूती बोलती थी, तो कुल मिलाकर उनका जो वोट का समीकरण होता था वह 3 होता था। वह होता था ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम।
इसी हिसाब से आप देखे होंगे, आपको ध्यान दिला दूं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के एजेंडे में पहली बार है कि वो दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बल्कि अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के ही हवाले से बिहार में भी एक मुस्लिम मुख्यमंत्री और एक दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस से हो चुके हैं। लेकिन 90 के बाद से जब राजनीति बदली और ओबीसी मजबूत होकर सामने आया, विपक्षी के रूप में सामने आया, तो कांग्रेस ऐसा लगता है जैसे वो ओबीसी राजनीति से दूर हो गई, या कहें कि ओबीसी राजनीति के खिलाफ हो गई। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बड़ा दावा किस आधार पर कर रहा हूँ, तो आप याद कीजिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जब मंडल कमीशन संसद में ला रहे थे, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह को मंडल कमीशन के लिए अपनी सरकार गंवानी पड़ी। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह को गिराना चाहती थी, प्रधानमंत्री के पद से हटाना चाहती थी? तो आप देखेंगे कि ये वही कांग्रेस की सरकार थी जो मंडल कमीशन के दूरगामी प्रभाव को समझती थी, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो ज़मीनी समीकरण है दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का, वह गड़बड़ हो गया है या गड़बड़ा जाएगा। कांग्रेस ने प्रयास किया और वीपी सिंह को अपनी सरकार गंवानी पड़ी, लेकिन कांग्रेस भूल गई थी कि जो समाज के हक में है, अगर उसे कोई आप नहीं देंगे तो कहीं न कहीं से उसे देने वाला आ जाएगा। जब 90s के दौर में मंडल कमीशन लागू हुआ तो बिहार और उत्तर प्रदेश से समाजवादी धारा की नींव इतनी मजबूत हो गई कि आज के समय में राहुल गांधी तो क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समाजवादी धारा के नेताओं की चूलें अभी तक नहीं हिला सके हैं। नरेंद्र मोदी की घबराहट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने, या कहेंगे कि हर चुनाव के पहले साफ दिख जाती है। जो भाजपा लालू प्रसाद यादव पर सीधे तौर पे हमलावर होती है, वही भाजपा नीतीश कुमार पर चुप्पी साधे रखती है कि संभव हो चुनाव के 10 दिन पहले नीतीश जी भाजपा गठबंधन में आ जाएं। कांग्रेस शायद ये ऐसा ही सोच रही है ओबीसी के बारे में कि ओबीसी कहाँ जाएगा, लेकिन राहुल गांधी भूल गए हैं कि ओबीसी का आज कम से कम उत्तर भारत में अपना नेतृत्व है, अपनी पार्टी है। तो वो जो भी घोषणा कर रहे हैं, जो भी वादे कर रहे हैं, वे वादे बहुत बड़े वादे हैं, बहुत गंभीर वादे हैं, उसे वो कितना शामिल कर पाएंगे। हालांकि कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, या कहें कि कांग्रेस के मुख्यालय में जो चुनाव को लेकर जो कांग्रेस की जो मीटिंग हुई, उसमें प्रियंका गांधी जी का तस्वीर आपने एक सोशल मीडिया पे वायरल देखा होगा। उसमें प्रियंका गांधी अपने दोनों तरफ ओबीसी चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठी हैं और अपने कांग्रेसी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठी हैं, जिसमें ओबीसी के ही अधिकांश मंत्री हैं। ये वही प्रियंका गांधी थी, ऐसा हम सभी जानते हैं विश्वस्त सूत्रों से, या जो कांग्रेस मुख्यालय का दौरा करते रहते हैं उन्हें पता होगा कि सरदार सिंह चन्नी को पंजाब में जो मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, उसे पहल करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थी। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मजबूत आवाज़ बनकर उभरना चाहते हैं, बात तो समझ चुके हैं कि बिना पिछड़ों के साथ के कांग्रेस अब सत्ता में नहीं आ सकेगी। लेकिन क्या सवाल है कि सिर्फ बोलने से ये काम होगा? क्योंकि महिला आरक्षण बिल से लेकर ऐसे बहुत सारे बिल हैं, ऐसे बहुत सारे जगह हैं, मंत्रालय हैं, जिसमें राहुल गांधी का भाषण तो दिखता है, लेकिन निचले स्तर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध नहीं दिखता है। ऐसा नहीं दिखता है कि जितने भी कांग्रेस के जो एजेंडा है समाज को लेकर, जितने भी अपराध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी ओबीसी के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे लेकर कांग्रेस बहुत गंभीर तो नहीं दिखाई देती है। बल्कि दिलचस्प ये कहना होगा कि 4000 किलोमीटर वाले भारत जोड़ो यात्रा में, इतनी लंबी यात्रा में, जहां एक तरफ राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफ़र कर गए, वहीं उत्तर प्रदेश के किनारे ऐसा लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश एक मुख्य भारत जोड़ो यात्रा में स्थल नहीं हो पाया, एक प्रमुख राज्य के रूप में नहीं आ पाया। यह भी कयास लगाया गया कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को चुनौती देने में अभी राहुल गांधी संभव नहीं है,
तो जो राहुल गांधी एक भाजपा के मुख्यमंत्री को चुनौती नहीं दे सकते हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री को चुनौती का ख्वाब देख रहे हैं। ये उनकी गलतफहमी 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता दूर कर देगी। हालांकि जिस मजबूती के साथ, जिस मजबूत विचार के साथ राहुल गांधी एक एक एजेंडे पर खड़े नज़र आ रहे हैं, ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है कि मीडिया, भले ही गोदी मीडिया जिस पे भारत सरकार के खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, वह मीडिया भी अब सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के योजनाओं को प्रचार करने में असफल दिख रही है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीने से जो मेन स्ट्रीम मीडिया मानी जाती है, यानी कि जो सरकार के पक्ष की मीडिया अभी तक मानी जाती है, जिसे रवीश कुमार ने गोदी मीडिया कहा है, उस मीडिया में भी अब नरेंद्र मोदी को लेकर मन में एक शक तो पैदा हो ही गया है। आप सोच रहे होंगे मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ, इसका आधार क्या है? इसका सीधा आधार है कि सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार को अभी अभी भारत सरकार ने वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। आप सोच सकते हैं कि जिस भाजपा सरकार जब तूती बोल रही थी, जब वो आसमान पर थे, तब सुधीर चौधरी को कोई कैटेगरी की सुरक्षा नहीं दी गई थी। लेकिन जब अब चुनाव होने हैं, जब कुछ महीनों में कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता लागू हो जाएगा, तब सुधीर चौधरी को वाई सिक्योरिटी दिया जा रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति में सिक्योरिटी 2 ही परिस्थिति में मिलती है। या तो आप वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपकी जान को खतरा है, या जब सरकार आपको लिमिट कर देना चाहती है, आपके मूवमेंट पे नज़र रखना चाहती है। आप देखेंगे कि भाजपा के जितने भी बड़े नेता जो नरेंद्र मोदी के सामने या उनके प्रधानमंत्री मोदी के पहले थे, उन सारे नेताओं के घर पर आज के डेट में कोई न कोई बड़ी कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है? लोगों का कहना है ऐसा इसलिए किया गया है ताकि नरेंद्र मोदी यह देख सकें, होम मिनिस्टर अमित शाह इसकी जानकारी रख सकें कि कहीं उनके भाजपाई नेता चुपके से कांग्रेसी नेताओं से तो नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक आएगा, वैसे वैसे उनकी घबराहट बढ़ेगी। और जब नेताओं में घबराहट बढ़ेगी, उनसे सवाल जनता पूछेगी कि आपने 10 साल में अंततः जनता को क्या दिया, और उनके नेता जब इसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो सोचेंगे, यानी कि जो एक बहुत बड़ी संख्या में पुराने कांग्रेसी नेता जो कांग्रेस से भाग के भाजपा में गए थे, संभव हो उनके मन में कहीं ना कहीं घर वापसी का भी विचार चल रहा हो। तो नरेंद्र मोदी जी अपने नेताओं की घर वापसी को रोकने के लिए भी सिक्योरिटी देते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में उनके मंत्री, कृषि मंत्री, जिन पे कृषि बिल में बवाल हुआ था, नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में यही कयास लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इतना महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है, भाजपा को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसी राज्य के इतने बड़े भाजपा के नेता आखिर जनता के बीच क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी जी देंगे, भाजपा देगी और खुद नरेंद्र सिंह तोमर देंगे। लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी और भाजपा दोनों के केंद्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी आ गया है। मोदी जी भी ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं और देर से ही सही राहुल गांधी भी ओबीसी की राजनीति पर उतर आए हैं। बिहार के कास्ट सर्वे के बाद जहां पर सीधे सीधे ओबीसी की आबादी 63% निकल कर आई है, जाहिर सी बात है कि भाजपा जैसी सवर्णवादी राजनीति करने वाले नेताओं के लिए बिहार का सर्वे एक खतरे की घंटी है, नरेंद्र मोदी के लिए एक खतरे की घंटी है। सवाल यह है, जब भारत की 2 बड़ी पार्टियां यानी कि पक्ष और विपक्ष ओबीसी के मुद्दे पर ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो क्या ओबीसी की हालत में कुछ भी सुधार हो पाएगा? फिलहाल तो न कांग्रेस में ओबीसी का बहुत सुधार दिखाई दिया है, यूपीए 1-2 में जितना ओबीसी को मिलना चाहिए था नहीं मिला है, और अब तो नरेंद्र मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल भी समाप्त होने को है। यहाँ भी एक बड़ी आबादी को
कुछ भी सुविधा देने में भाजपा असफल रही है। देखते हैं कि राहुल गांधी जितनी शिद्दत से भाषण दे रहे हैं, ओबीसी को प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या उसी शिद्दत से अपनी पार्टी में, देश की नौकरियों में और तमाम संस्थान में ओबीसी के लोगों को जगह दे पाएंगे? इसी के साथ आप हमारे इस शो के लिए हर शो में आप जुड़े रहिए, बातचीत के लिए, रोज़ के विमर्श के लिए कि देश की राजनीति साहित्य में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, समाज किस दिशा में जा रहा है, यह जानने समझने के लिए, विश्लेषण के लिए मेरे शो को देखते रहिए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया।